Hello students, this is your chapter first, Economics and Economy, part second. Now we will discuss about the scarcity. Scarcity means lack of something, यानी कमी. देखिए, when demand is more than its supply, when demand is more than its supply, then it means there is arise the scarcity. जब किसी वस्तु की मांग जो है उसकी पूर्ति से ज़्यादा हो जाए, जब उसकी सप्लाई कम हो और लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करने लगें, तो उस चीज़ की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है. तो इस स्थिति को, इस कंडीशन को हम स्कैर्सिटी बोलते हैं. देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. In these three terms we discussed that the very important thing was the problem of choice, or we can say the economic problem. We know that economic problem arises due to the scarcity. When we faced the scarcity of any resources, then we always face the economic problem, and then we will have to apply the problem of choice. तब हमको चॉइस करनी पड़ती है जब हमें कमी का सामना करना पड़ता है किसी रिसोर्सेज का. तो उस टाइम पर हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस करते हैं, यानी किसी एक वस्तु को, किसी एक चीज़ को हम जो है उनमें से चुनते हैं क्योंकि हमारे पास कमी है उस रिसोर्सेज की. तो इस उम्मीद है आपको स्कैर्सिटी की समझ में आई होगी कि स्कैर्सिटी का मतलब है जब किसी वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो उसकी सप्लाई से, तो उस कंडीशन में स्कैर्सिटी यानी कमी पैदा हो जाती है. और तब, जो कि मैंने पहले पार्ट में बताया था, तब हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज होती है. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने पर हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का सामना करना पड़ता है. फिर हम उनमें से जो कई प्रॉब्लम होती है उनमें से किसी एक को ही जो है दूर करते हैं, या जो हमारे पास अल्टरनेट होते हैं उनमें से किसी एक को चुनते हैं और जो है अपना टास्क कंप्लीट करते हैं. ओके, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी शाखाएं हैं या कौन कौन से अंग हैं. इकोनॉमिक्स बेसिकली दो प्रकार का जो है स्टडी किया जाता है. दो इसके जो है अलग अलग जो है डिफरेंट ब्रांचेज बताई गई हैं. फर्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, छोटे लेवल पर, ऑन लो लेवल. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि एक छोटे एरिया का अध्ययन करता है, स्टडी करता है, इन कंपैरिजन ऑफ ए लार्ज एरिया, इन कंपैरिजन ऑफ ए लार्ज कंपोनेंट. यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, मैं भी आपको समझाऊंगा. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन लो लेवल, छोटे लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं ऑन ऑल पार्ट, तो वो हमारा कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन भी होता है. अगर हम एक फैमिली की स्टडी कर रहे हैं और साथ में उस फैमिली के किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की भी अलग स्टडी कर रहे हैं, तो एक फैमिली के कंपैरिजन में वो एक मेंबर जो हुआ वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आ गया और वो पूरी फैमिली आ गई मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत. तो इसका कोई पर्टिकुलर मेज़रमेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन में कौन सी चीज़ छोटी ले रही हो और कौन सी बड़ी. जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप पूरे इंडिया की स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, और इंडिया के कंपैरिजन में अगर आप किसी एक स्टेट की, जैसे कि उत्तर प्रदेश की ही स्टडी कर रहे हैं, उसी के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स. यानी इन कंपैरिजन ऑफ इंडिया द यूपी इज़ लो लेवल. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली यही अंतर है कि जब भी हम जो है इकोनॉमी को एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग समझते हैं, या तो वो समझ लीजिए
या उसकी जो क्वांटिटी है उसके आधार पर, यानी उसके बड़े और छोटे स्तर के आधार पर जब हम उसको समझते हैं तो वो चीज़ें हमारी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत आती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है नाम मात्र का अर्थशास्त्र और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब है सकारात्मक। इसको समझने के लिए आप छोटी सी बात समझिए कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है उसमें कई चीज़ें अलग होती हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से। कि नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक्स होता है उसमें व्यक्ति जो है ज़्यादातर चीज़ों को अप्लाई नहीं करता, केवल उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में अपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है, कुछ सोचता है। क्योंकि इसका नाम भी नाम मात्र का इकोनॉमिक्स है, इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। जबकि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है कि जो रियलिटी को टच करता है, जो हो चुका है। नॉर्मेटिव में हम ये सोचेंगे कि ये होने वाला है, ऐसा कुछ हो सकता है या हम ऐसा करेंगे, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। दैट इज कम्स अंडर द नॉर्मेटिव। और पॉजिटिव में जो हो चुका है, जो हम गेट कर चुके हैं, वो सब चीज़ें केस के तहत आती हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 90% मार्क्स गेन करने हैं 12th में, मुझे 90% मार्क्स जो हैं वो अचीव करने हैं, उसके लिए क्योंकि वो आपके 12th में होने हैं, अभी उसके लिए टाइम है, अभी उसका कंफर्म नहीं, पक्का नहीं कि 90 आ ही जाएंगे। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करना है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलना है, तब जा कर के वो आएंगे। तो जो आपने आज प्लान किया इन फ्यूचर के लिए कि मुझे 90% लेके आने हैं, मुझे 90% लाने हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं, वो आप सोच रहे हैं, दैट इज़ कम अंडर द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। वो चीज़ें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के तहत आती है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारा जीडीपी है। जो कंट्री होती हैं, को हमारा देश ही समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया, वो हर बार एक अपना टास्क सेट करता है हर पंचवर्षीय योजना के लिए, 5 ईयर जो प्लान होता है उसके लिए, और उसमें बोलते हैं कि हमको इस बार अपनी जीडीपी जो है वो इतने से ग्रोथ करके इतने लेवल पर पहुंचानी है। तो वो फ्यूचर के लिए जो है प्रॉमिस कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो अभी पहुंची नहीं है वहाँ तक। तो ऐसी चीज़ जो हम ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, वो कहलाएगी हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के तहत। और रियल में हमने क्या अचीव किया कि हमने जो 90% का टारगेट रखा था, वो हमारे 90% जब आएंगे, या 90 की बजाय सपोज दैट 85% आए, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा हुआ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो हो चुका है, वो चीज़ कन्फर्म है। जैसे कि जीडीपी का हमने प्लान किया कि हमारी जीडीपी इतनी होनी चाहिए, 7 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, और वो आई 6 पॉइंट कुछ, तो जो आई वो पॉजिटिव, और जो हमने सोचा था वो नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में और नॉर्मेटिव में आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। सपोज दैट एक हम क्रिकेट का ही एग्जांपल उठाते हैं। अगर आप में से कोई ये सोचे कि विराट कोहली जो है वो इतनी सेंचुरीज लगा देगा, जब तक अपने रिटायरमेंट के टाइम तक विराट कोहली इतनी सेंचुरी लगा चुका होगा, तो दैट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और विराट कोहली ने अभी तक कितनी सेंचुरी लगाई हैं, कंफर्म जो हो चुकी है, जो डाटा है, जो बिल्कुल क्लियर है, जो वो कर चुका है, जितनी सेंचुरी वो लगा चुका है, दैट इज कम अंडर द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। फिर आपका जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है वो आपको मैं कल कराऊंगा।